अभिनंदन। अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आए अपने सभी नए पुराने गेस्ट का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल से करती हूँ। हाँ जी, दिल से। दिल ही तो है जो हमारे इस शरीर की सोल है। अगर ये धड़कता है तो हमारा जीवन है, अगर ये नहीं धड़कता तो हमारा जीवन नहीं है। हमारे जीवन की धड़कन डोर हमारे दिल से ही तो जुड़ी है, लेकिन आज परिस्थितियों वश इस दिल पर इतना प्रेशर है, कभी टेंशन, कभी डिप्रेशन, पता नहीं कितनी परेशानियां इसको कमजोर बना रही हैं। अब इसकी कमजोर बनाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। तो कैसे इसकी केयर करें अपने दिल की? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं है, उसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। वही हमें बता पाएंगी कि अपने इस प्यारे से दिल को हम कैसे संभाल के रखें, कैसे मजबूत बनाएं और कैसे हेल्दी बनाएं। तो उस एक्सपर्ट के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी कि दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान रहती है, यही एक डॉक्टर की पहचान रहती है। वह एक आयुर्वेदिक आचार्य तो है ही, लेकिन गॉड ऑफ ग्रेस उनको एक यूनिक क्वालिटी से बख्शा है भगवान ने, वो है नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण से वह हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स तो बताती ही हैं, लेकिन साथ साथ उसका समाधान भी बताती हैं, जिससे कि हम अपने आप को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। वह एक मेगा लीडर भी हैं, योगा थेरेपिस्ट भी हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हैं, हमारे गुरुकुल की चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा वाली डॉक्टर स्वाति मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ हम सबकी जोरदार तालियों के बीच में। प्लीज वेलकम मैम। Thank you so much for this beautiful and warm welcome. Thank you so much, Kamlesh ma'am. थैंक यू। जी हाँ, फिर से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, हेल्थ इश्यूज नहीं, हेल्थ सॉल्यूशंस को लेकर, राइट? तो दिल के बारे में आज बात करते हैं। डेफिनेटली दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जब ब्रेन काम नहीं करता है और इंसान कोमा में चला जाता है, तब भी ये कहा जाता है कि दैट पर्सन इज अलाइव, वो पर्सन जिंदा है। लेकिन जिस पल इस दिल की धड़कन स्टॉप हो जाती है, उस पल हम नहीं रहते हैं। डिक्लेयर करना पड़ता है कि यस, दैट पर्सन इज नो मोर। इतना इंपॉर्टेंट है ये दिल। लेकिन क्या सच में ये इतनी इंपॉर्टेंट दिल के बारे में हम जानते हैं? हाँ, गाने बहुत याद है हमें। दिल तो बच्चा है जी, शीशा हो या दिल हो, दिल पे न जाने कितने कितने गाने हैं, कितने सारी चीजें हैं। लेकिन सच में ये दिल क्या काम करता है, किस तरीके से धड़कता है, क्यों धड़कता है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये शायद ही हम जानते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम ये देखते हैं कि हमारा दिल कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैम ने यहाँ पे बताया कि वो उसे किस तरीके से हम मजबूत रखें, उसके लिए कुछ टिप्स हैं क्या, कुछ कुछ कर सकते हैं क्या, ये देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक छोटा सा दिल। हमारा दिल हमारी हर एक पर्सन की उसकी उसकी मुट्ठी जितना होता है, लाइक दिस। और ये मुट्ठी भर रहता है, लेकिन इसके अमेजिंग फैक्ट्स बहुत अलग अलग हैं। देखते हैं हम। ये थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड को झुका हुआ रहता है, उसका अपेक्स जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। तो हमें लगता है कि ये हमारा दिल लेफ्ट साइड में है, लेकिन नहीं, वो सेंट्रली सिचुएटेड होता है। लेकिन ये अक्सर आमतौर पे ये बताया जाता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड को होता है। वो इसलिए कि एपेक्स जो होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वाइटल पॉइंट होता है। एक्चुअली वाइटल ऑर्गन, हार्ट तो वाइटल ऑर्गन है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें, उस हार्ट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पार्ट कौन सा है तो वो
अपेक्स जो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, वहीं से हमारी बीटिंग शुरू हो जाती है। वहीं पे पेस मेकर भी बिठाया जाता है जब हार्ट डिसीज वगैरह सामने जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं तो इस दिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी डेफिनेटली आज हम लेंगे। क्या करता है ये दिल? बट ऑफ कोर्स धड़कता रहता है 40 बीट्स पर मिनट। ये तो बिलो नॉर्मल हो गया है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट ये होते रहता है। ओके, और ये जब धड़कता है तो ये 2000 गैलन ब्लड पंप करते रहता है। यस, इतनी कैपेसिटी है इसमें। और इस हार्ट से जुड़े हुए जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, वो पता है कितने होते हैं? 60,000 माइल्स लॉन्ग होते हैं। आप जरा सोचिए, इतने लंबा सफर अगर करना है तो कितने जोर से, कितने फोर्सफुली हार्ट को बीट करना पड़ता होगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हार्ट किस तरीके से बीट करता है, पंपिंग करता है, उसी के ऊपर हमारे हार्ट की पूरी हेल्थ डिपेंडेंट है। सिर्फ हेल्थ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ हार्ट की हेल्थ डिपेंडेंट नहीं है, तो पूरे शरीर की हेल्थ डिपेंडेंट है। पता है क्यों? क्योंकि हार्ट ही ऐसी एक मशीन है हमारे शरीर में जो कि हमारे सेल के कोने को, मतलब हमारे पूरे शरीर में इतना सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और जहाँ पे ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है पार्ट, मतलब वो खत्म हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो मर जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये हार्ट है हमारा। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, थोड़ी सी इसकी जो एनाटॉमी है वो देख लेते हैं। थोड़ा भारी जाएगा लेकिन इट्स ओके। ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ना आपको, वो सारे आर्टरीज होते हैं, और रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो होते हैं, वो एओर्टा होता है जहां से ब्लड बाहर निकलता है ना? तो और हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं जो कि बीटिंग करते रहते हैं, पंपिंग करते रहते हैं। नीचे से पंप होता है तो ऊपर का ओपन हो जाता है, ऊपर से पंप होता है तो नीचे का ओपन हो जाता है। इस तरीके से उसका क्या बोलते हैं उसको, देवन घेवन, मतलब आना जाना, ब्लड का आना जाना शुरू रहता है। और इसी में प्रेशर के साथ जो ब्लड फ्लो हो जाता है, पूरे बॉडी में फोर्सफुली भेजा जाता है, वही ब्लड हर एक सेल की तरफ जाता है ना? और ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तब हमारे शरीर में जो भी हमने कुछ खाया है उसका डायरेक्टली कन्वर्शन होता है न्यूट्रिएंट्स में। उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ब्लड सॉल्युबल होते हैं, और वो ब्लड के थ्रू हर एक सेल की तरफ हमारा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। मतलब देखो, हार्ट का सिर्फ पंपिंग करना ये काम नहीं है, हार्ट का काम ये भी है टू सप्लाई, टू मतलब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन का सप्लाई करते रहना। ये हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अहम फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो सही रह सकती है। चलिए आज कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देख ही लेते हैं हार्ट के। हमारा हार्ट जो है ना, उसका मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि एक हमारी मुट्ठी जो होती है उतना ही इसका आकार होता है, हर एक की मुट्ठी के उतना। और इसका वजन जो होता है वो 7 to 15 आउंस होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड ये सप्लाई कर, पंपिंग करते रहता है रोज। और बीटिंग अगर नॉर्मल है
तो ही हमारा हार्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये समझ में आता है। अगर बीटिंग में कहीं कम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं। इन सारे अमेजिंग फैक्ट्स के साथ ये हार्ट हर पल धड़कते हुए हमारा साथ देते रहता है। और कहा जाता है ना कि हम घर में भी देखते हैं कि सबसे बुजुर्ग जो लोग हैं उनका हम ज्यादा ख्याल रखते हैं, है ना? सही कह रही हूँ मैं? सबसे बुजुर्ग जो लोग हैं उनका ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आपको पता है हमारे पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एजेड पर ऑर्गन अगर कौन सा है तो वो है हमारा हार्ट। हम माँ के कोख में 3 महीने के थे तब से ये बीट कर रहा है और तब से इसकी बीटिंग शुरू है। जरा सोचिए, एक पल के लिए भी वो थकता नहीं है, एक पल के लिए भी वो रुकता नहीं है। बिना थके बिना रुके अगर वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो हमारी प्रायोरिटी हो सकती है, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस हार्ट को हम हेल्दी कैसे रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादती करते हैं इस हार्ट पे, है ना? दिल की कभी सुनते ही नहीं। हमेशा दिमाग की सुनते रहते हैं, राइट? लेकिन दिल की अगर सुनने लगेंगे हम तो डेफिनेटली हमारा हार्ट बेहद हेल्दी रह सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये हार्ट जो है उसकी उसके मायोकार्डियल मसल जो है वो पूरे शरीर के जो मसल्स है उससे डबल, यस, उससे डबल इसकी कैपेसिटी होती है। रीगेनिंग कैपेसिटी में ये डबल रहता है। उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। तभी तो देखिए ना, हमारे हाथ वगैरह थोड़े से जैसे ही हमारी एज हो जाती है तो उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते जितने छोटे बच्चों के होते हैं, राइट? तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हार्ट में अगर एज वाइज कम होने लग जाएगी तो क्या होगा? यस, वेरी ट्रू। हार्ट भी बीटिंग करना थोड़ा थोड़ा कम कर देगा। और ये भी एक मेन रीजन होता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, जैसे हमारा वजन बढ़ जाता है तो उसकी जो बीटिंग होती है थोड़ी सी हार्ड होने लगती है, जोर से पंप करना पड़ता है उसको, और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना? तो ये जो हार्ट की इलास्टिक मायोकार्डियल मसल्स है उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी रहती है, डबल डबल ज्यादा अच्छी रहती है हमारे बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में। और ये जो मायोकार्डियल मसल्स है उनको पता है कितना ये लगता है ब्लड सप्लाई होना जरूरी है? सिर्फ 250 ml, उतना ही ब्लड लगता है। लेकिन उस ब्लड मिलने में भी अगर कुछ कमी आ जाती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें तो पता चला है कि हार्ट सबसे बुजुर्ग है और उसका ख्याल रखना भी हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। चलिए जरा देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या कहते हैं, और बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम अपने हार्ट का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो है, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, नॉर्मल जो है वो 18.5 टू 24.9 होता है। और ओवरवेट जब हो जाते हैं तो बीएमआई कितना होता है? 25.0 टू 29.9, और 30 प्लस अबव भी हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा होता है। आप मुझे बताइए, ये मास इंडेक्स बढ़ गया है, हमारा फ्लैश जो है वो बढ़ गया है, इसका मतलब सेल्स भी बढ़ गए हैं, टिश्यूज भी बढ़ गए हैं। और हार्ट का काम क्या होता है? हर सेल की तरफ ब्लड सप्लाई करे। हर सेल की तरफ अगर ब्लड सप्लाई हो नहीं जा रहा है, लेकिन उस हार्ट की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, वो हार्ट जितना था उतना ही है, आपका मास बढ़ गया है, मास इंडेक्स बढ़ गया है, लेकिन आपका हार्ट जितना था उतना ही है। बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो घर में हमारे एक
छोटी मोटर होती है जिससे हम पानी भरने की व्यवस्था करते हैं, उसे भी हम 2-4 महीने में एक आध बार ऑयलिंग कर देते हैं, है ना? एक आध बार उसको उसकी सर्विसिंग कर देते हैं, जबकि वो बहुत कम पानी खींच रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये हार्ट जो है, ये हार्ट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। 2000 गैलन ब्लड जो है, वो अगर सप्लाई कर रहा है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, है ना? अमेजिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें देखना बहुत जरूरी है कि इसकी कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएं। इसकी एबिलिटी अगर देखें तो ये 3 बिलियन टाइम्स बीट करते रहता है एक पर्सन में, एक लाइफ में, और एट ए टाइम it pumps out 2 ounce 71 grams of blood at every heartbeat. हर हार्टबीट जब होता है, लब डब ये जब होता है तो 70 ग्राम्स ब्लड हर बार बाहर फेंकता है ये। और रोज ये जो है 2500 गैलन, मतलब 9450 लीटर्स ऑफ ब्लड ये पंप करते रहता है। ओ माय गॉड! आप सोच रहे हो, आप सोच सकते हैं कि ये हार्ट हमारा कितना काम कर रहा है। इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि दिल की सुनो भाई, लेकिन हम हैं कि दिल की सुनते ही नहीं है। ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शंस है सॉरी, सो ये ह्यूमन हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक ऑर्गन होता है, और उसको हमें ध्यान देना, उसकी तरफ ध्यान देना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना हमारी प्रायोरिटी है। ओके, सो देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या एग्जैक्टली exactly होता है जब हार्ट डिसीज डेवलप होते हैं। चलिए कॉजेस देखते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा डाइट। जी हाँ, हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अभी समोसा खाने का मन है तो मैं समोसा खाऊंगा, है ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये समोसा जो है ना, वो आपके हार्ट की नहीं, हार्ट पे तो ज्यादती हो रही है, आपके जुबान को अच्छा लगे इसलिए आप खा रहे हो। राम विनय जी, कुछ प्रॉब्लम है आपको? आपने हैंड रेज किया है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, एंड ऑफ द सेशन आप पूछ सकते हैं। अभी आप हैंड डाउन करने की कृपा करें, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने डाउन कर लिया है। प्लीज हो को होस्ट, जरा ध्यान दीजिए और मुझे हेल्प करिए, सो फ्लॉलेस ये चलता रहे। तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्ट को प्रॉपर रखने के लिए। डाइट के इसमें अगर हम देखा जाए तो जो वाइट चीजें है ना, वो बंद करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, जैसे कि मैदा है, शुगर है, और ये सॉल्ट, देन अल्कोहल बहुत डेंजरस तरीके से हमारे हार्ट पे वो हावी हो जाता है और बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। आपको पता होगा कि फूड, अगर हम शुगर लेवल उसकी ज्यादा, जिसमें शुगर है ऐसा कंटेंट अगर हम खा रहे हैं, ऐसा फूड अगर हम खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है ना, उस ब्लड की कंसिस्टेंसी में चेंजेस आ जाते हैं, ब्लड हमारा थिक होने लगता है। आपको पता है ना कि जब भी हमारा ब्लड थिक हो जाता है, तब एक कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है, और उसी का नतीजा ये होता है कि आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। सो हमें यहाँ पे शुगर लेवल
कम रखनी है हमारे डाइट में। एट द सेम टाइम मैं ये आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आपको सॉल्ट भी कम करना है। सॉल्ट क्यों कम करना है? क्योंकि सॉल्ट की एक टेंडेंसी होती है, वो बहुत जल्दी पानी हो जाता है ना? देखिए हमारे हार्ट में जो मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है या ब्लड है, उसको ज्यादा पतला भी नहीं बना सकते हम और ज्यादा थिक भी नहीं बना सकते। शुगर क्या करती है? ज्यादा थिक करती है और सॉल्ट जो है वो ज्यादा पतला कर देता है। नॉट ओनली फॉर इट इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर ओनली हार्ट, बट इट इज डेंजरस फॉर आर्टरीज ऑल्सो। आर्टरीज की जो ट्यूनिका इंटीमा ये एक लेयर होती है, उसको भी वो पतला बना देता है। इसीलिए जो भी बीपी के पेशेंट्स है, उनको सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको, जी हाँ, नमक कम खाना है, नमक ऊपर से नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होने शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको शुगर, हाई सॉल्ट, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। देन डायबिटीज, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि डायबिटीज में जनरली शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है ना? और शुगर लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ब्लड जो है वो थिकनेस उसकी ज्यादा हो जाती है, और ये थिकनेस अगर बढ़ गई, थिकनेस अगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का खतरा होता है, और ब्लॉकेजेस की वजह से आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। स्मोकिंग, इसमें निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो होता है ना, वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हार्ट मसल्स रिजिड बनने शुरू हो जाते हैं, और उसमें थ्रोम्बोसिस होने लगता है। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लॉकेजेस, ये होने लगता है। जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली 3 to 5 टाइम्स ज्यादा रिस्क होती है मेंस में। जो भी मतलब मेल है, उनको ज्यादा 3 to 5 टाइम्स ज्यादा रिस्की होता है उनके लिए। हार्ट डिसीज उनको बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बट ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है, ये दोनों भी हार्मोन लेडीज में ज्यादा रहते हैं, और एस्ट्रोजन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को हार्ट डिसीज से। जरा देखिए कितने कुदरत ने, मतलब ऊपर वाले ने ऐसे कुछ बनाया है ना हमें, कि हर एक चीज के पीछे एक पर्टिकुलर रीजनिंग दिया गया है। रीजन के बिना कुछ भी यहाँ पे नहीं है ना? और ये एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करते रहता है, इसीलिए बिलो 40 आमतौर पे औरतों को हार्ट डिसीज नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा 25 साल की उम्र में कोई मेल जो है उसको हार्ट डिसीज हो सकता है, वहीं पे लेडीज को नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अच्छी तरीके से रहती है। और हार्ट डिसीज के जो खतरा होता है पर्टिकुलरली लेडीज को, वो आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद ये ज्यादा आने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने लगता है, राइट? तो ये चीजों की वजह से मेन्स आर मोस्ट ऑन द रिस्क फॉर हार्ट डिसीज। आपको पता होगा कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग अगर मर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें से 60%, 60 लोग हमारे इंडिया के हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा, ये तो बहुत पहले की मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अभी ये दो, अभी जो करंट सिचुएशन है इससे भी बेहतर, बदतर है। इसका मतलब हमें हार्ट डिसीज के लिए बहुत सजगता के साथ रहना जरूरी हो गया है। साथ ही में आपके लाइफस्टाइल, ये भी बहुत अफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल में जो हमारे आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुकी है, एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं रहा है। घर से हम निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहीं जाना है वहां पे जा रहे हैं, वहां पे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फिजिकल वर्क बिल्कुल जीरो है। ऐसे में
हार्ट का जो काम है, हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, वो डेफिनेटली वो कर रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसे सेडेंटरी होने की वजह से वेट पुट ऑन हो रहा है। और ये जब वेट पुट ऑन हो जाता है तो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। और जब हार्ट प्रेशर के साथ पंपिंग करने शुरू हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि अरे, मुझ में बीपी डेवलप हो गया है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ पंपिंग किया जा रहा है ब्लड को, और उसी की वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है। सो लाइफस्टाइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल। बहुत सारे ऑफिसेस में योगा के बीच बीच में सेशंस लिए जाते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए कि ज्यादा स्ट्रेसफुल रहकर कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए। सो लाइफस्टाइल डिसीजेस ये भी एक रीजन हो सकता है। और जेनेटिक्स, यस, जेनेटिक्स में भी अगर हम देखा जाए तो मतलब अपने माँ बाप को हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो गई है या उनके शरीर की टेंडेंसी है, तो वही जीन्स आगे चलते रहते हैं और उनके बच्चों को भी हार्ट प्रॉब्लम डेवलप होने का खतरा होता है। एजिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स को एक रेजिडिटी आ जाती है, एक कड़कपन आ जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ हद तक हमारे आर्टरीज, हमारे वेन्स, जहां से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, सारे न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास ऑन होते जा रहे हैं। ऐसे में एजिंग फैक्टर्स की वजह से वो वेसल्स या आर्टरीज या मायोकार्डियल मसल्स में एक रिजिडिटी डेवलप हो जाती है, और जिस तरीके से फ्लेक्सिबल के साथ वो काम करना चाहिए वो नहीं होता है। नतीजा, हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि हार्ट प्रॉब्लम किस किस तरीके से राइज हो सकते हैं। कॉमन टाइप्स देखते हैं हम हार्ट डिसीज के। हाई बीपी, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक, अरिथमिया, इसका मतलब ये होता है कि रिदम छोड़ के हार्ट की बीटिंग हो जाना, मतलब लब डब ऐसे ना होते हुए एकदम फास्ट जिसे हम ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, और एकदम स्लो जिसे हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। फास्ट भी नहीं चाहिए और स्लो भी नहीं चाहिए, है ना? कैसा चाहिए? एकदम रिदमिक होना चाहिए। ये रिदम जब बदल जाता है तो उसे कहते हैं अरिथमिया। ये एक डिसीज है। कोरोनरी हार्ट डिसीज भी हो सकता है। कोरोनरी हार्ट डिसीज का मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं, रिजिडिटी डेवलप हो जाती है, और वहां पे हार्ट अटैक के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस भी होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हार्ट में कुछ सुराख है, या फिर हार्टोमेगैली, आगे चलकर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसे कहते हैं, जिसमें हार्ट बड़ा हो जाता है ना, वैसे नहीं। हार्ट बड़ा होना मतलब दिल बड़ा है उनका, उनका फिजिकली ऐसे दिल बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एनाटॉमिकली आपका दिल बड़ा होते जा रहा है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो हमारे आर्टरी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते रहती है, कुछ पार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से वहां के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और वो जो बीट कर रहे हैं वो कुछ पार्ट अनबीटेबल रहता है, मतलब वो बीट ही नहीं करता है, और उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मतलब थोड़ा सा पार्ट नेक्रोटिक हो जाना, फाइब्रोटिक हो जाना, उसे कहते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये सारे कॉमन डिसीजेस हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड। कॉमन हार्ट डिसीजेस की जो वार्निंग साइंस है वो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भूल जाते हैं, हम कितने आसानी से बता देते हैं ना कि नहीं, ये जो है ना हार्ट अटैक बता के नहीं आता, एकदम से आदमी चला जाता है, ऐसा नहीं है, एकदम से नहीं होता। बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर, सिर्फ हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चेस्ट में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये बार बार होना, ये हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस है। उसके बाद लिथार्जी डेवलप होना, मतलब
कुछ काम नहीं करना है, नहीं आगे मतलब सोते रहने को दिल होना, ये विदाउट एनी रीजन अगर हो रहा है, हाँ, आपको कुछ अंदर से कुछ परेशानी है या फिर अंदर से कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन है और ऐसे में आपको सोने का मन हो रहा है, ठीक है, चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है और फिर भी अगर आपको सोने का मन हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या इस तरीके से कुछ सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, तो वो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। डिस्कम्फर्ट होना शोल्डर में, आर्म में या फिर जॉ, हमारा जो जॉ होता है ना, वहां पे या नेक में या बैक में पेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कॉमन हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब धीरे धीरे सांसें लेने, मतलब पूरे खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं हम, तब ये कॉमन हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। जरा देखते हैं कि वार्निंग सिम्टम्स ऑल ओवर, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, इसमें अरिथमिया आ गया, एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, ये सारे जो अलग अलग टाइप के हार्ट डिसीजेस है, उसमें वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको देखकर हमें अलर्ट होना चाहिए। वो है एब्डोमिनल पेन। विदाउट एनी रीजन आपके अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको ईसीजी निकालना चाहिए। एक्टिंग इन द अपर बॉडी, ऊपर कमर से ऊपर जो बॉडी है, वहां पे अगर किसी वजह से, मतलब रीजन कुछ भी नहीं है और अचानक से पेन अगर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वार्निंग सिम्टम्स होते हैं हार्ट डिसीज के। अनयूजुअल फटीग, अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ रीजन नहीं होता है लेकिन फिर भी एंजाइटी में चले जाते हैं। ये जब होता है तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि ये वार्निंग सिम्टम्स है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, रात को ठीक से नींद ना लगना, ठीक तरीके से सांस ना ले पाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन कोल्ड स्वेट्स एंड क्लेमी स्किन, ठंडा पसीना आ रहा है बोलते हैं ना हम, वो वैसे होना, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें वार्निंग सिम्टम्स होती है हार्ट डिसीज की। ओके, जरा थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस हार्ट को अच्छा रखने के लिए कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलेगा? कुछ चीजें होती हैं जो हमें इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने इससे पहले भी कहा, मैक्सिमम फ्रूट्स और होल ग्रेन आपको खाना चाहिए, मैक्सिमम हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको लिमिटेशंस डालने हैं सोडियम मतलब सॉल्ट के ऊपर, उसके बाद शुगर के ऊपर, जैसे मैंने बताया शुगर थिक कर देती है ब्लड फ्लो को, और सॉल्ट जो है वो पतला कर देता है आर्टरीज को। देन सैचुरेटेड फैट्स जो है ना, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए सैचुरेटेड फैट्स भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एडेड शुगर जो होता है वो हमारे आर्टरीज, वेन्स एंड एट द सेम टाइम मायोकार्डियल मसल्स को बहुत हर्ट करते हैं, इसीलिए वो नहीं ज्यादा लेना नहीं चाहिए। वॉकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वॉकिंग। पता है क्यों? क्योंकि जब आप वॉक करते रहते हो, हमारा हार्ट जो है ज्यादा बीटिंग करने लगता है। आप देखिए बैठे बैठे कितना बीटिंग करता है, और चलते हो तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट होता है ना। वो हार्ट बीटिंग की वजह से पता है क्या होता है, हमारे हार्ट में एक अमेजिंग फैक्ट मैं बताना भूल गई, उसमें ये एक है कि सिर्फ हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे कोलैटरल वेन्स डेवलप होते रहते हैं रोज, और जितना आप चलोगे उतने ज्यादा कोलैटरल वेन्स डेवलप हो जाते हैं, और कोलैटरल वेन्स हार्ट को जितना चाहिए उतना पूरा ब्लड सप्लाई करते रहते हैं। अगर आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस हो भी गए तो चलते रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं। वो क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि आप अगर चलते रहोगे तो कोलैटरल वेन्स डेवलप होती रहेंगी, इसीलिए वॉकिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये एट द सेम टाइम आपके स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी वॉच करना है।
बार बार देखते रहना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी बढ़ तो नहीं गया। 200 से अगर ज्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इट शुड बी लेस देन 200 mg। ओके, आपका वजन मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने BMI के बारे में बात की है ना। फिर आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो एडिक्शन है वो नहीं लेना है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट होता है हमारा हार्ट। जी हाँ, क्योंकि उसमें मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो हमारे हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं उसको भी वो उसमें वो ब्लॉकेजेस डेवलप करता है, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और एट द सेम टाइम हमारे मायोकार्डियल मसल्स जो है उसकी इलास्टिसिटी, उसका कैलिबर ये कम कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये चीजें दिखाई देती है। और दैट्स वाई ओनली स्मोकिंग को रिस्ट्रिक्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। वैसे ही जो प्लग फॉर्मेशन होता है हमारे आर्टरीज में, वो स्मोकिंग की वजह से होता है। कुछ केमिकल्स होते हैं सिगरेट में जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके मैं बता दूं। थोड़ी सी आगे वाली स्लाइड है, ये स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो दिखाई दे रही है ना आपको, वो प्लेन आर्टरी होती है जिसमें प्लग जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए एक जगह पे ऐसे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ डिपोजिशन हुआ है। वो प्लग फॉर्मेशन ग्रो होते जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया है। सांस फूल रही है फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, वजन बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो प्लग फॉर्मेशन है वो ग्रो होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और लास्ट वाली ये जो 4 आर्टरीज के ऐसे राउंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, लास्ट वाला जो है वहां पे आपको दिखाई देगा कि बहुत थोड़ी सी जगह व्हाइट दिखाई दे रही है, वहां से ब्लड सप्लाई, ब्लड आते जाते रहता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना अगर पूरा भर गया है तो उतनी छोटी सी जगह से ब्लड सप्लाई अगर हो रहा है तो वो पूरे ताकत से हो रहा है क्या? नहीं। और उसी की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, मतलब वहां के आर्टरीज से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया नेक्रोटिक हो जाता है। या फिर ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस हम सबको पता है आसान हो जाता है। वो ब्लॉकेजेस डेवलप अगर हो जाते हैं तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, नतीजा हार्ट अटैक। तो यहाँ चाहूंगी आप लोगों को कि ये चीजें अगर हो रही है तो डेफिनेटली आपको हार्ट की तरफ ध्यान देना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। वैसे ही अल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो इम्प्यूरिटीज रहती है वो सारी इम्प्यूरिटीज ब्लड में चली जाती है, और वो मतलब टॉक्सिफाइड ब्लड अगर हार्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स कर ही देगा। एट द सेम टाइम अल्कोहल लीवर को भी डिस्टर्ब कर देता है। लीवर से भी रिलेटेड होता है हमारा बीपी। लीवर पे अगर सूजन है, वहां पे फैटी सेल्स डेवलप हो गए हैं, फैटी टिश्यूज अगर डेवलप हो गए हैं तो डेफिनेटली बीपी इंक्रीज होते रहता है। और एट द सेम टाइम अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से, लेने की वजह से ब्लड में केमिकल बढ़ जाते हैं और बीपी राइज होने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अवॉइड अल्कोहलिज्म आल्सो। इससे आपके शरीर में इतना इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ऑर्गन है, उसको बहुत बुरी तरीके से हैम्पर किया जाता है। और टेम्पररी जैसे ही अल्कोहलिज्म मतलब अल्कोहल लिया जाता है, इमीडिएटली उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो ये सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक सिम्टम्स मेन वर्सेस वुमेन में कैसे कैसे अलग अलग होते हैं।
आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, जॉ, नेक या बैक पेन हो सकता है, स्क्वीजिंग चेस्ट मतलब ऐसे कुछ तो भी ऐसे मरोड़ रहा है, ऐसी फीलिंग आती है चेस्ट में, और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, धीरे धीरे सांसें लिए जाती है। वहीं पे वुमन में क्या होता है, यहाँ पर भी नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, जॉ, नेक और अपर बैक में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, बट हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम पेन और प्रेशर ऑन द लोअर चेस्ट और अपर एब्डोमेन, लेडीज में ये पर्टिकुलर साइन दिखाई देता है कि लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट पोर्शन में ये मतलब इपिगैस्ट्रिक रीजन में ये पेन डेवलप होते रहता है। फटिंग हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है और एक्सट्रीम फटिंग हो सकता है। ये चीजें होती हैं वुमेन्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। और इस हार्ट को हम हेल्दी कैसे रखें, सॉल्यूशन तो चाहिए ना। हार्ट को हेल्दी अगर रखना है तो बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेल्थ केयर लेना है, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी है या नहीं, किस तरीके से अपने आप को हम अच्छे रख सकते हैं। मतलब हेल्दी का मतलब हेल्दी रहना इन द सेंस आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। हमेशा रिलैक्स होना जरूरी होता है। आप काम करिए, नो डाउट काम तो करना ही चाहिए, लेकिन काम करते करते अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी होता है। बॉडी केयर लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि कहीं पे वजन बढ़ रहा है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है या फिर मेंटली स्ट्रेस है या फिर नींद नहीं आ रही है, सो मेनी रीजंस आर देयर ना। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिटनेस के लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या योगा कर सकते हो। बहुत सारी चीजों से हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने में कामयाब हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आपका माइंड सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हार्ट के हेल्थ को जानने के लिए। पता है, आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि पहले बीमारी जो है वो मन को होती है और फिर तन को होती है। और मन कहाँ रहता है? यस, मन हमारा दिल में रहता है ना। उसी को तो वो हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो हमारे मन का मंदिर है, मन का आश्रय स्थान है। और इस ये अगर हमारा मन अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ट जिसमें ये रह रहा है वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा दिल की भी सुनना हमें जरूरी है। रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए। रिलेशनशिप्स अगर हमारे सबके साथ अच्छे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा, हमें कुछ इरिटेशन नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। सो स्ट्रेस मैनेज करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हार्ट के हेल्थ को लेकर। रिलैक्सेशन करना अपने माइंड को बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा मन जो है हार्ट में रहता है और उसको रिलैक्स रखना जरूरी है। देखिए, हम जब सोते हैं ना तो सिर्फ हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड नहीं। माइंड को रिलैक्स होने के लिए तो षट चक्र बिल्कुल रिलैक्स होना जरूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में होता है। साथ ही में बहुत सारे आसनास हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेफिनेटली आपके घर में अगर कोई हार्ट रिलेटेड कुछ डिसीजेस किसी को है तो उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम जो इंपॉर्टेंट बताया गया है इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को दिया जाता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
हार्ट के हेल्थ के लिए। हेल्दी रहना सिर्फ हम आसनास और प्राणायाम यही करने से नहीं होगा, तो हमें उस तरीके का खाना भी खाना चाहिए। आजकल हमें हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली पूरे शरीर में हमारे बहुत सारे टॉक्सिसिटी जा रही है, और ये टॉक्सिसिटी जब जा रही है तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसको आसानी से बाहर निकालने के लिए मैं आप सब लोगों के सामने ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट रखने जा रही हूँ, जिसका नाम है व्हाइट टी। व्हाइट टी क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, जो केमिकल्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या हमारे खान पान के थ्रू जो भी केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये सारी चीजों की वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में डेवलप हो रहे हैं, उसको बाहर निकालने की पूरी पूरी क्षमता इसमें होती है। और ये अगर आप रोज लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे, और आपका हार्ट हेल्दी रहने में बहुत सपोर्ट हो जाएगा। स्लिम टी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा अगर हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, हमारा मास इंडेक्स अगर बढ़ जाता है, तो वहां पर हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को स्लिम रखना बेहद जरूरी है, और उसी को लेकर स्लिम टी यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। इसमें काफी सारे एक दो परगेटिव्स डाले गए हैं स्लिम टी में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी इसमें सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जिंजर है और लेमन है। ये दोनों भी बेली पोर्शन के जो फैट बॉडीज है उसको गलाने में मदद करते हैं, उसको डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत जल्दी इससे आपका वजन भी कम हो जाता है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एंटीऑक्सीडेंट जूस। एंटीऑक्सीडेंट जूस से क्या होता है कि आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको भर दिया जाता है, और एट द सेम टाइम शरीर में न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, और जो डिपॉजिटेड टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने की क्षमता इस एंटीऑक्सीडेंट जूस में है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें फूड जब वैसा नहीं मिल रहा है जैसा हमें चाहिए, तो ऐसे में एक्सक्लूसिव फ्रूट से बना न्यूट्री फ्रूटो हमारे पास है, जो कि बेहतरीन तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्लस न्यूट्रिशन देने का काम करता है। न्यूट्री वेज अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स है, जो कि हमारे शरीर की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट कर देती है। ये न्यूट्री वेज आप दे सकते हो। एट द सेम टाइम क्लोरोफिल हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पैमाने पे हमें मिलते हैं, और हमारे शरीर में क्लोरोफिल तैयार नहीं होता, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। और बाहर से ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम खा रहे हैं, तो खा तो रहे हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो अगर ऑक्सीजन 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 मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये अगर आप मानते हैं और चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको न्यूट्री ग्रीन्स लेना जरूरी हो जाता है। वहीं पे मायोकार्डियल मसल्स की टॉक्सिसिटी कम करने के लिए और कार्डियो टॉक्सिसिटी कम करने के लिए ब्लैक क्यूमिन में रिकमेंड करना चाहूंगी। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये ऑयल है, इसमें ये सीड्स में ऑयल होता है, और ये ऑयल मायोकार्डियल मसल्स के इलास्टिसिटी को बढ़ाने में काम आता है। जरा सोचिए कितने सही तरीके से ये ब्लैक क्यूमिन हम हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं, है ना। और वहीं पे ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी रखने की वजह से शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं ना, उसको भी कम करने का काम करेगा ये। अमेजिंग थिंग, यू कैन रिकमेंड ब्लैक क्यूमिन ट्वाइस अ डे। C98 कुरकुमिन ये भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो यस वासोडायलेटर है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वासोडायलेटेशन, ये यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स को
डायलेट करना मतलब बड़ा करना विथ प्रॉपर इलास्टिसिटी, ये काम करता है कुरकुमिन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बोलो, C98 कुरकुमिन परफॉर्म अ वंडरफुल रोल। ओके, एट द सेम टाइम आपकी नींद होना बहुत जरूरी है। साउंड स्लीप, अच्छे से नींद होती रहेगी तो आप कामली हर चीज को कर सकते हो। और ऐसे में आप जब तक काम नहीं रहोगे, आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो आपके काबू में नहीं रहेगी। होता है ना, जब हम गुस्से में आते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं, है ना, मतलब हम होना बोल के उसको ज्यादा काम पे लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको उसको रिलैक्स रखना जरूरी है। फिजिकली अगर रिलैक्स रखना है तो डेफिनेटली साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही साउंड स्लीप मिलेगी आपको नाइस नाइट के थ्रू। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इसके साथ अगर उनके जो दवाइयाँ शुरू है वो वैसे ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ अगर इनमें से कुछ दवाइयाँ अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटी, देयर सिम्टम्स अगर हम रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपके हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता इसमें आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। रेडमी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो रेडमी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या ऐसे ही हाँ हैंड रेज किया है? चलिए थोड़ा सा मैं ही बता देती हूँ कि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैडम बीपी कम करने के लिए क्या है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है ना कि बीपी कम करने के लिए क्या है। तो आयुर्वेद में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आयुर्वेद रहो या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स रहे, इसमें ऐसी कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं रहती है कि ये सिम्टम्स के ऊपर काम करेगी। बीपी बढ़ना ये एक सिम्टम है, और उसको हम कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? हार्ट का कैलिबर बढ़ा के। देखिए, जब भी हार्ट अटैक आता है या हार्ट डिसीज डेवलप होता है तो उस पेशेंट को 4 टाइप के टैबलेट्स दिए जाते हैं। एक एंटासिड, दूसरा बीपी की गोली, तीसरा सॉर्बिट्रेट जब पेन हो रहा है तब लेने के लिए, और एक बीपी कंट्रोल की गोली। ऐसे 4 गोलियां दी जाती हैं। ओके, और एक ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन जैसा। तो इसमें जब भी कोई हार्ट डिसीज डेवलप हुआ है, इसका मतलब क्या है? यस, हार्ट का कैलिबर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो मुझे बताइए, ये 4 दवाइयां लेने से कौन हार्ट को कैलिबर मिल रहा है क्या? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आज अगर आप दवाइयां शुरू कर रहे हो बीपी की तो हमेशा के लिए लेना है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रिकवर किए हैं जिनकी बीपी की गोली शुरू है, और उन्हीं के ये न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने की वजह से, पूरे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने की वजह से, वो उनका हार्ट इतना हेल्दी हो गया है कि वो नॉर्मल नॉर्मल रहने लगा है। उसकी बीपी नहीं बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर, उनके खुद फैमिली डॉक्टर उसको कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के जरिए बीपी की गोली भी बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको मुझे यही बताना था आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओवर टू होस्ट।
थैंक यू सो मच मैम, इतनी डीपली नॉलेज हमें दी और इतनी इजी वे में दे दी जिससे हम अपने प्यारे से दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन हैबिट्स को हमें छोड़ना है और कैसे हम आगे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर